हम लोग सीख रहे थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस में कितनी वैरायटी होती है क्वेश्चंस की, है ना। और हम लोग पॉइंट वाइज ये सारी चीजें लिखते चल रहे थे। उसी में नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है कि किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। ये कोई मान लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन है और एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया, इस इंक्लाइंड प्लेन से ही थ्रो कर रहे हैं और इसी पे जाके गिरना है ना। मान लो हम ऐसे थ्रो कर दिए तो इसका मोशन होगा, कैसा मोशन होगा और पाथ कैसा दिखेगा और उसका रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब कैसे पता करेंगे, उन सब का सेंस पहले समझे कि है क्या ये चीज, है ना। तो देखो होता ये है कि अच्छा ये इंक्लाइंड प्लेन अगर नहीं होता यहाँ पर और ग्राउंड से इस प्रोजेक्टाइल को अगर हम थ्रो करते, ये अगर ग्राउंड होता, ग्राउंड से इसको प्रोजेक्ट करते अगर तो कुछ ऐसा पाथ होता जैसा हम लोग अभी तक सीख रहे थे, है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है ना, और इस तरह का मोशन हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो देखो होगा क्या कि कहने का सेंस ये हुआ कि बस यहाँ से चल के यहाँ तक का मोशन डिस्कस करना है। अब इस इंक्लाइंड प्लेन पे जाके गिर गया तो कहानी खत्म, आगे का मोशन डिस्कस नहीं करना, ये बात हुई। कहने का मतलब इसका पाथ जैसा होता था अभी तक जो हम लोग प्रोजेक्टाइल बनाते थे हॉरिजॉन्टल प्लेन पर, तो जो पाथ बनाते थे हम लोग, पाथ एग्जैक्टली वही बनाना, कोई नया चीज नहीं हो गया। बस ये कि यहाँ से यहाँ तक का मोशन अभी तक डिस्कस करते थे और अब यहाँ से यहाँ तक का मोशन डिस्कस कर रहे हैं, आगे का मोशन डिस्कस नहीं करना है क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन यहाँ इंक्लाइंड प्लेन पे एक बार गिर गया तो वहीं तक का मोशन डिस्कस कर रहे हैं। बस ये डिफरेंस है अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें और अब जो पढ़ने जा रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन उसमें, बस इतना सा डिफरेंस है कि अब यहाँ से यहाँ तक का मोशन ही डिस्कस करना है। चलिए अच्छा, तो ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर यहाँ से प्रोजेक्ट कर दिए, ऐसे जाके पार्टिकल ऐसे जाके गिर रहा है यहाँ पे और ये एंगल्स कुछ दिए हैं, मान लीजिए सॉरी, इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा दिया हुआ है, हमने यू स्पीड से थ्रो किया है इसको पार्टिकल को, और ये एंगल जो थीटा है ना, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और इंक्लाइंड प्लेन के बीच का एंगल थीटा है। थीटा एंगल पर यहाँ से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किए थे। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा पहले पूछा जाएगा। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया, पहले हम लोग अभी तक जो सीख रहे थे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता था कि वो ग्राउंड पे वापस कितनी देर के बाद आएगा, लेकिन अब इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल पड़ रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या मतलब होगा, इंक्लाइंड प्लेन पर कितनी देर के बाद गिरा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। मैक्सिमम हाइट होता था पहले कि ग्राउंड से कितना मैक्सिमम ऊपर तक गया, है ना। अब जब इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन पड़ रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट का सेंस बदल गया। अब क्या सेंस है, तो जब कोई पूछे आपसे मैक्सिमम हाइट, इसका मतलब इंक्लाइंड प्लेन से मैक्सिमम कितना दूर तक गया, मतलब ऐसा कुछ मैक्सिमम हाइट बनाएंगे, तो यहाँ से मैक्सिमम कितना ऊपर तक गया, ये एच मैक्सिमम हाइट, है ना। और सिमिलरली रेंज का मतलब बदल गया, रेंज पहले होता था ग्राउंड पर कितनी दूर जाके गिरा, है ना, और अब रेंज का क्या मतलब होगा, यहाँ इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस, ये चीज, ये रेंज कहलाएगा, है ना। यहाँ से लेके जहां से थ्रो किया गया और यहाँ से यहाँ तक, ये रेंज कहलाएगा। तो ये चीजें हम लोगों को पता करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट और रेंज, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए अच्छा, अब देखिए एक बात बताते हैं पहले, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ रहे थे तो उसमें कैसे सोचे थे, दो पार्ट्स में तोड़ के पढ़ाई किया जाएगा, एक्स वाला मोशन अलग डिस्कस किया जाएगा, वाई वाला मोशन अलग डिस्कस किया जाएगा। हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स ले लेते थे, इधर की तरफ वाई ले लेते थे, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स वाला मोशन वाई वाला मोशन अलग अलग डिस्कस करके बात बता देते थे। अब जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट बताना हो तो वाई वाला मोशन डिस्कस करते थे, हाइट बताना हो तो वाई वाला मोशन डिस्कस करके फॉर्मूला निकाल लेते थे, रेंज बताने के लिए एक्स वाला मोशन डिस्कस करके फॉर्मूला निकाल लेते थे, है ना। तो हम लोग अब वैसे कुछ करने जा रहे हैं, यहाँ पर भी दो पार्ट्स में तोड़ के पढ़ाई करेंगे। अब बस देखो क्या है कि हम एक्स और वाई डायरेक्शन ऑब्जर्वर चूज कर रहे हैं ना अपने से, तो हम देखो कैसा चूज कर रहे हैं, हम इधर की तरफ एक्स डायरेक्शन लेने जा रहे हैं प्लेन के अलाउंग, और प्लेन के परपेंडिकुलर में वाई डायरेक्शन लेने जा रहे हैं। तो ऐसा चूज करने के पीछे भी कुछ पर्पस है, पर्पस ये है कि देखो इधर की तरफ कितना दूर जाके गिरा ये बताना है, रेंज, तो इधर को एक्स ले लिए, इधर की तरफ मैक्सिमम हाइट कितना ऊपर तक गया वो बताना है, नहीं यहाँ से मैक्सिमम हाइट कितना गया
मतलब यहाँ से ये डिस्टेंस बताना है, इधर की तरफ y ले लिए ताकि मोशन को तोड़ के फिर पढ़ना हमारे लिए थोड़ा आसान हो। इधर x लेते इधर y ले लेते, फिर ये वाला यहाँ से डिस्टेंस निकालने में थोड़ा दिक्कत होती नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, इधर ही x ले लिया और इधर y ले लिया। ये ढंग है इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने का। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं। देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये इसको हम x डायरेक्शन लिखने जा रहे हैं और इसके परपेंडिकुलर इधर जो डायरेक्शन है इसको y डायरेक्शन लेने जा रहे हैं, है ना। ये y बना लेते हैं और ये x बना लेते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि इसका इनिशियल वेलोसिटी को इसके कंपोनेंट्स में तोड़ लिया जाता था, नहीं x वाला वेलोसिटी इनिशियल कितना है, y वाला कितना है, कंपोनेंट तोड़ लेते थे। इस तरह से एक्सेलरेशन के भी x और y कंपोनेंट तोड़ लेते थे, फिर कॉलम बनाए थे, याद है x वाला मोशन का अलग कॉलम बनाए थे, y वाले मोशन का अलग कॉलम बनाए थे, और फिर चीजें डिस्कस किए थे कि क्या टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हाइट क्या है, रेंज क्या है, ये सब, है ना। थोड़ा हम इस डायग्राम को यहां से थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये ग्राउंड है, चलिए। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया। अब कोई कहे इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट तोड़ना है, कितना आएगा u cos थीटा, है ना, थीटा की तरफ, और इधर की तरफ u sin थीटा, y वाला कंपोनेंट आएगा। इसको कंपोनेंट तोड़ के लिखा जा सकता है इधर और इधर, है ना। इधर की तरफ u cos थीटा, इधर की तरफ u sin थीटा। सिमिलरली जो एक्सेलरेशन होगा इसका हमेशा एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड इधर की तरफ है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड है g। ये एंगल अगर अल्फा है और ये 90 डिग्री था, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा होगा, और ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा है ना। एंगल डिसाइड कर लिए कितना है। अब g जो है इसका वैल्यू है 10, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट तोड़ लेंगे, y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा g cos अल्फा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा ऐसा कुछ बना ले, ऐसा, तो g का इधर की तरफ sin अल्फा, है ना, एंगल की तरफ cos और इधर की तरफ sin। g sin अल्फा x डायरेक्शन में पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, y डायरेक्शन में इधर की तरफ g cos अल्फा एक्सेलरेशन है। तो देखो हम क्या करने जा रहे हैं, ये जो डायग्राम था इसमें ये चीजें पहले तो बना लिए, हम कंपोनेंट्स वाला डायग्राम अलग से बनाने जा रहे हैं, इसको कंपोनेंट को तोड़ के लिखेंगे, ये सब थोड़ा सिंपलीफाई करने जा रहे हैं डायग्राम को। ये वाला कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का बना लेंगे, इस तरह एक्सेलरेशन के भी दोनों कंपोनेंट्स बना लेंगे, सिंपलीफाइड डायग्राम इसका बनाने जा रहे हैं। तो इधर x था, ठीक है ना। चलिए हम बना रहे हैं, देखिए। तो ये हो गया x डायरेक्शन और ये हो गया y डायरेक्शन, है ना। अब इसके इनिशियल वेलोसिटी का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आया हम लिख दे रहे हैं x डायरेक्शन में, u cos थीटा था, ये हो गया u cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो था ये u sin थीटा, तो u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट। एक्सेलरेशन का इधर की तरफ y माइनस y की तरफ है ना कंपोनेंट, इधर की तरफ, और कितना है g cos अल्फा, g cos अल्फा हो गया, और g का इधर की तरफ कंपोनेंट है g sin अल्फा, इसको इधर की तरफ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट g sin अल्फा, है ना। वेलोसिटी के भी कंपोनेंट तोड़ लिए, एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट तोड़ लिए, और अब ज्यादा कोई इक्वेशंस नहीं लिखते हुए अब हम सीधा आंसर कैसे लिखते हैं उस पे जाने वाले हैं। हमको जैसे पता करना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम लोग अभी तक कैसे डिस्कस करते थे टाइम ऑफ फ्लाइट, बोलते थे कि y वाला मोशन डिस्कस करके टाइम ऑफ फ्लाइट पता चलता है। तो यहाँ पर y डायरेक्शन ये है, जब यहाँ से जाके यहाँ पर गिरेगा तो अगेन इसका देखो x एक्सिस पर जब गिरेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इनिशियली भी y कोऑर्डिनेट 0 था, x एक्सिस पर जब गिरेगा तो y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, है ना। तो अगर हमको पता करना है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो मतलब ये पता करना है कितनी देर के बाद y कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है ना, इसलिए y वाला मोशन डिस्कस करके आंसर आ जाएगा। चलिए अच्छा, तो ये y वाले मोशन डिस्कस कर रहे हैं, इनिशियली y की तरफ वेलोसिटी इतनी थी u sin थीटा, और पीछे की तरफ एक्सेलरेशन था g cos अल्फा। अगर हम x में जा रहा है ऐसा भूल जाएं, बिल्कुल सोचा ही ना कि x में भी जा रहा है, सिर्फ y वाला मोशन दिमाग में रखें। तो चलना शुरू किया इधर, एक्सेलरेशन है पीछे, तो जाके और वापस आएगा, है ना, ऐसे जाके वापस आएगा। बिल्कुल नहीं सोच रहे कि x में भी जा रहा है, ऐसे बात होती थी ना पिछली क्लास में कि जब x वाला मोशन डिस्कस करेंगे तो सिर्फ x के बारे में सोचेंगे, y में जा रहा है ऐसा नहीं सोचेंगे, y वाला मोशन करते समय ये नहीं सोचेंगे कि x में भी जा रहा था, सिर्फ y, प्योरली y डिस्कस कर रहे हैं। तो सिमिलरली प्योरली अगर y डिस्कस करें इसको भूल जाए, तो ये ऐसे जाता और एक्सेलरेशन पीछे है तो ये
वापस आ जाता, है ना। कितनी देर में आता, तो यहां से जाने में टाइम u बाई जी पहले होता था ना, फेंकते थे तो u बाई जी जाने में, u बाई जी आने में टाइम लगता था। अब u की जगह पे क्या लिखा हुआ है, u साइन थीटा, और जो पीछे की तरफ g एक्सेलरेशन होता था, अब इधर की तरफ क्या लिखा हुआ है, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन g cos अल्फा। तो जाने में टाइम u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, लौटने में टाइम u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा, टोटल टाइम 2u साइन थीटा बाई g cos अल्फा। सिंपल है कि नहीं, जैसे पहले करते थे हम लोग, फेंकते थे जब किसी चीज को u से ऊपर और एक्सेलरेशन उल्टा g होता था, तो जाने में u बाई जी, लौटने में u बाई जी। उस तरह से अब ये वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन है उल्टा, तो जाने में टाइम दिस अपॉन दिस, लौटने में दिस अपॉन दिस, आंसर हो जाएगा। तो इसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, 2 टाइम्स कर रहे हैं जाना और लौटना मिला के, 2 टाइम्स u साइन थीटा अपॉन g cos अल्फा। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो गया, है ना। और बड़ा आसान होता है। हम लोग जो अभी तक प्रोजेक्टाइल मोशन सीख रहे थे हॉरिजॉन्टल वाला, उसको ध्यान में रखते हुए इसके आंसर्स लिख रहे हैं, नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट का। उसमें होता था तो कितना, y डायरेक्शन का वेलोसिटी होता था u sin थीटा, पिछले लेक्चर में बात हुई थी ना, जब प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्लेन में पढ़ते थे, तो y डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी होता था u sin थीटा, एक्सेलरेशन नीचे होता था g, u sin थीटा बाई g जाने में, लौटने में भी u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g आता था ना। वैसे ये भी जाने में वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन, दिस बाय दिस जाने में टाइम और दिस बाय दिस लौटने में, ये आंसर हो गया। सिमिलरली हाइट की बात करें, ये वाला चीज यहां से मैक्सिमम कितना दूर पे गया, मैक्सिमम हाइट रीच्ड, मतलब y में कितना दूर तक गया, है ना। तो पहले मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला कैसे लिखते थे हम लोग, लिखते थे ना u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g, प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वाले में, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जब प्रोजेक्टाइल होता था तो लिखते थे ना u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g। अब y वाली वेलोसिटी ये है, y वाला एक्सेलरेशन ये है, इन्हीं दोनों से आंसर लिखना है मुझे, दिस स्क्वायर y वाली वेलोसिटी का स्क्वायर u y का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये एक्सेलरेशन, आंसर हो जाएगा। तो इधर लिख दे रहा हूं मैं, इसको हटा देते हैं, चलो इसको रहने देते फिलहाल, यहाँ h लिख दे रहे, h इज इक्वल टू, तो दिस स्क्वायर u साइन थीटा का स्क्वायर, u वर्टिकल स्क्वायर लिखते थे तो अब ये हो जाएगा y वाला वेलोसिटी अपॉन 2 इंटू g cos अल्फा, यहां लिखा हुआ है g cos अल्फा, u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g होता था ना, u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g होता था, उसकी जगह अब ये स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ये, है ना, वेलोसिटी की जगह ये ले रहे हैं, एक्सेलरेशन की जगह ये, आंसर लिख दिए, है कि नहीं। और अब नेक्स्ट बात, रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब यहां से यहां तक गिरा, तो ये चीज बताना है। अब x वाला मोशन डिस्कस करना पड़ेगा, x वाला मोशन डिस्कस करना पड़ेगा, तब रेंज पता चलेगा, यहां से यहां तक ये रेंज कितना हुआ, है ना। तो x वाला मोशन मतलब अब x वाली वेलोसिटी और x वाले एक्सेलरेशन से मतलब है, अब इन दोनों से कोई मतलब नहीं, है ना। x वाला मोशन अगर डिस्कस कर रहे हैं तो y वाले वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भूल जाएंगे, सिर्फ ये वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन। अब इससे x वाला मोशन डिस्कस कर रहे हैं, वेलोसिटी के उल्टे डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, ये ध्यान रखेंगे, साइन का ध्यान रखेंगे। चलिए, तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल चुके हैं, ये रहा, इतनी देर में x में कितना आगे निकल गया वो पता करना है, वही तो रेंज होगा। तो कैसे लिखें, x डायरेक्शन में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला इक्वेशन यूज करना होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इधर लिख रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे बात हुई थी ना कि ये चारों जो इक्वेशंस हैं किसी भी चोजन डायरेक्शन में यूज की जा सकती है, उस डायरेक्शन वाला बस एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर तो है ही, ये एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन वाला और ये कांस्टेंट है। चलिए अच्छा, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके हम आंसर लिख सकते हैं। यहाँ t की जगह टाइम ऑफ फ्लाइट जितना लाए थे वहां यहाँ पे बस पुट कर देना है। अच्छा मैं एक बार लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कितनी लिखेंगे, तो ये वाली u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट प्लस हाफ ax, पीछे की तरफ g साइन अल्फा माइनस g साइन अल्फा, है ना, इंटू टी स्क्वायर, ये है ना हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट मिल गया, इसी डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोग रेंज कह देंगे, है कि नहीं। तो बड़ा आसान होता है। अच्छा यहां देखने में जरूर लग रहा है कि ये बड़ा लंबा सा इक्वेशन आएगा अगर इसको यहां पुट कर देंगे,
कोई जरूरत नहीं है सब इतना लंबा इक्वेशन याद करने की आपको। सिंपली जब कभी क्वेश्चन में अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, रेंज बताइए, पहले तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, सॉल्व करके निकालेंगे, यहाँ वैल्यूज जो दिया है क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, तो कुछ आएगा 2 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड कुछ आ जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ 2 सेकंड आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने पर, यहाँ तो 2 ही पुट करना है ना, यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, u जितना है cos थीटा जितना है सब पुट करेंगे, आंसर आएगा, है ना। तो अभी इसको यहाँ पुट करके इक्वेशन बनाने की और उसको याद करने की चिंता मत करिए, सिंपली पूछा जाएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, जितना आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाली इक्वेशन यूज करके रेंज निकाला जाता है, इतना ध्यान रखा जाएगा। चलिए अच्छा, तो ये तो बात हुई कि कैसे टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज निकाली जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन वाले केसेस में। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ छोटे छोटे एग्जांपल्स लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन के, और फिर उससे सीखा जाए कि ये सब बातें जो हम लोग कर रहे हैं वो कैसे यूज करना है। चलिए अच्छा, जितनी बातें अभी तक हम लोग कर चुके हैं इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन की, उनके नोट्स आप लोग बना चुके होंगे, और अब हम लोग एग्जांपल्स करने जा रहे हैं इसके। चलिए अच्छा, तो शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल कुछ ऐसा लेते हैं, चलिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहा है 20√2 मीटर पर सेकंड से, इसको थ्रो कर रहे हैं 20√2 मीटर पर सेकंड, इतना वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं। ये एंगल 45 डिग्रीज है क्वेश्चन में दिया है, और ये एंगल दिया है 37 डिग्रीज, और आपको पता करना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ये 3 चीजें आपको पता करनी है। तो अभी जो सीखे हम लोग, एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए, ये तीनों चीजें निकाल के देखिए, फिर हम जो सोल्यूशन लिख रहे हैं उसको देखिएगा। चलिए हम सोल्यूशन लिखना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो चीजें दी हैं, वेलोसिटी जो दिया है और एंगल वगैरह जो दिए हुए हैं, हम पहले वेलोसिटी को और एक्सीलरेशन को कंपोनेंट्स में तोड़ के यहाँ पे बना लेते हैं ताकि हमको उसको देखना आसान हो। तो ये x डायरेक्शन लेने वाले हैं, इसको y डायरेक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। इसका इनिशियल वेलोसिटी है 20√2, तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा cos 45 डिग्रीज, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो sin 45 डिग्रीज, है ना। तो 20√2 का cos 45 इज 1/√2, 20 आ जाएगा। इधर से 20√2 का sin 45 इज आल्सो 1/√2, वो भी 20 आ जाएगा। तो इधर भी 20 और इधर भी 20 आने वाला है। तो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स तोड़ लिए, इधर की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड और इधर की तरफ भी 20 मीटर पर सेकेंड। अब बचा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स तोड़ने जा रहे हैं। एक्सेलरेशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड और मैग्नीट्यूड में g, है ना। ये एक्सेलरेशन है g, इसका मतलब इसको 10 लिख दे, मैग्नीट्यूड है 10, और इसके कंपोनेंट्स तोड़ ले इधर की तरफ और इधर की तरफ, है ना। ये एंगल 37 डिग्रीज है, तो ये 90 - 37 होगा, तो ये 37 होगा। तो g का मतलब 10 का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो होगा cos 37। cos 37 इज 4/5, तो 10 into 4/5 g into cos 37 दैट इज 8। ये तो हो गया 8 इधर की तरफ, और इधर की तरफ एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आएगा sin 37, 10 into sin 37, sin 37 इज 3/5, 10 into 3/5 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दे, ये एक्सेलरेशन है ना, और ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड था वेलोसिटी। चलिए, तो एक्सेलरेशन के जो तो कंपोनेंट्स हैं हम यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं। इधर की तरफ हो गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर की तरफ हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये 20 मीटर पर सेकंड, और ये भी 20 मीटर पर सेकंड, है ना। ये वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, ये एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स तोड़ लिए।
अब बस आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं हम लोग। टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के लिए ये वाला वेलोसिटी और ये वाला एक्सेलरेशन से मतलब है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u वर्टिकल बाई जी, पहले होता था, अब क्या लिखेंगे 2 इंटू ये वाला वर्टिकल, इसको वर्टिकल समझेंगे ना, y वाला वेलोसिटी, तो 2u वर्टिकल बाई जी, जहां g लिखते थे एक्सेलरेशन वहां अब इतना लिखेंगे नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। इधर x नीचे लिख दे रहे, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना, दिस इज 40 बाई मतलब कि 5 है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 5 सेकेंड। सिमिलरली हाइट के लिए ये वाला वेलोसिटी ये वाला एक्सेलरेशन है ना, होता था ना u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g, तो हाइट हो गया कितना, दिस स्क्वायर 20 into 20 upon 2 into acceleration is this one 8 है ना, तो ये कितना हो गया, एंड दिस इज 25 है ना, तो ये हाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट 25 जाएगा, यहां से 25 ऊपर तक जाएगा, है कि नहीं। और अब बारी है रेंज की, तो रेंज के लिए x डायरेक्शन में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हैं, तो लिखने जा रहे हैं x डायरेक्शन में ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, है ना, तो दिस इज इक्वल टू x वाली वेलोसिटी ये रही, यहाँ पे ux की जगह पुट करना है, और ये x वाला एक्सेलरेशन है जो कि यहाँ पर ax की जगह पे पुट करना है, पीछे की तरफ में साइन का ध्यान रखना होगा। चलिए ux इज 20, तो हो जाएगा 20 इंटू t इज 5 प्लस हाफ ax पीछे की तरफ 6 माइनस 6 और t स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर है ना, तो दिस इज इक्वल टू ये हो गया 100 एंड माइनस दिस इज 3 इंटू 25 75 दैट इज 25 है ना। चलिए ठीक है, तो ये आगे, अच्छा इसको हम रेंज लिखते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट इन x निकाले ना, उसी का मैग्नीट्यूड को हम लोग रेंज कहते हैं, तो रेंज हो गया कितना 25 मीटर्स है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग किए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं, इसको हम हटा देते हैं यहां से। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और करते हैं, ये एक इंक्लाइन प्लेन है और यहां से ये 37 डिग्रीज के एंगल पर है और यहां से एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया 20 मीटर पर सेकेंड से और 90 डिग्रीज पे इंक्लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको थ्रो किए, और अगेन वही चीजें पता करनी है, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो अच्छा इसका पाथ कैसा दिखेगा, यहां से ऐसे जाएगा और ऐसे जाके इधर कहीं गिर जाएगा, है ना। और अभी के लिए जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं इनमें इंक्लाइन प्लेन से इंक्लाइन प्लेन पर ही जाके गिरे उस तरह के क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर रहे हैं। आगे चल के ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे कि अगर इंक्लाइन प्लेन से बाहर जाके गिरता है, जैसे अभी के लिए तो ऐसा मोशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इसी पर गिरे, है ना। ये मत सोचिएगा कि इधर जाके ग्राउंड पे गिर रहा है, तो उस केस में तो कुछ और बातें हो जाएंगी, तो वैसे क्वेश्चन भी करेंगे कि कहीं बाहर जाके गिरे। चलिए तो ऐसा समझ रहे हैं कि क्वेश्चन में दिया है कि ये इंक्लाइन प्लेन लॉन्ग है, लॉन्ग है मतलब ये जब गिरेगा तो इसी पर गिरेगा, बाहर नहीं गिरेगा। इसके लिए टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये चीजें पता करनी है। चलिए हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो वेलोसिटी, अच्छा x और y डायरेक्शन हम लोग वैसे ही ले रहे हैं ना, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग x और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में y, तो इधर की तरफ x डायरेक्शन हो गया और इधर की तरफ y ले ले रहे हैं। अच्छा यहां से भी ले सकते हैं y, बस इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहाँ ले उससे कोई मतलब नहीं है, ऑब्जर्वर डिसाइड करता है ना कि ओरिजिन कहाँ पे है, तो हमने यहाँ ले लिया ओरिजिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर सकते हैं। चलिए x और y मान लिए, इनिशियल वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में तोड़ना है तो वो ऑलरेडी y के तरफ ही क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो ये तो हो ही गया, इसको कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत ही नहीं, बस एक्सेलरेशन को तोड़ना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ होने वाला था g, मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका इधर कंपोनेंट तोड़ना है। ये एंगल 37 डिग्रीज है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल 90 माइनस 37 मतलब ये 37, ये 37 है तो ये 37, तो g का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो cos 37 कहलाएगा। 10 into cos 37 है ना, मतलब कितना 8,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उस तरह से इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा वो साइन 37 होगा, मतलब 3/5, 10 इंटू 3/5 इज 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नया डायग्राम नहीं बनाने के लिए इसी में हम बना दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में 2 डायग्राम बनाइएगा अलग से। चलिए हम इसी में बना दिए, इधर की तरफ और इधर की तरफ एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं और वेलोसिटी इधर की तरफ। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए y वाली वेलोसिटी, y वाला एक्सेलरेशन, इसी से आंसर लिख देंगे। तो 2 इंटू वाई वाली वेलोसिटी, y वाला एक्सेलरेशन, 2u वर्टिकल बाई g होता था ना, अब ये हो गया है ना। तो कितना हो गया 5 सेकेंड, ठीक है। हाइट के लिए y वाली वेलोसिटी, y वाला एक्सेलरेशन, u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g होता था, तो 20 स्क्वायर लिखेंगे अब अपॉन 2 इंटू, अब एक्सेलरेशन इज 8, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना, दिस इज 2 5 25, अच्छा ये तो पिछले जैसा ही आ गया ना, दिस इज 25 है ना। और अब बारी है रेंज, यहां से कितनी दूर जाके गिरा। तो रेंज के लिए x वाला मोशन डिस्कस किया जाता है। तो ये इक्वेशन है ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं, है ना। तो x वाली इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पर ux की जगह पर पुट करनी है। अच्छा, इनिशियल इसका जो वेलोसिटी है वो सिर्फ y डायरेक्शन में ही है ना, क्वेश्चन में बोला था कि इसके परपेंडिकुलर ऐसे थ्रो किए, मतलब y डायरेक्शन में ही तो वेलोसिटी है, x में तो कोई वेलोसिटी दिए नहीं, तो इसलिए इनिशियल x वाली वेलोसिटी 0 है। तो ये तो हो गया 0 प्लस हाफ ax, x वाला एक्सेलरेशन ये बना हुआ है, और प्लस x इधर है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए -6 लिखना होगा डायरेक्शन के साथ, -6 इंटू टी स्क्वायर, टाइम यहां निकालें 5 सेकेंड, 5 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू -75। अच्छा -75 आया है, साइन के साथ आया है, डिस्प्लेसमेंट है ना इसलिए, तो डायरेक्शन भी पता चल गया कि इधर की तरफ। लेकिन पूछा है रेंज, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, रेंज इज 75 मीटर, है ना। क्वेश्चन में रेंज पूछा गया तो इसका मैग्नीट्यूड बताते हैं। चलिए अच्छा, तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। और भी क्वेश्चंस इस तरह से कर सकते हैं हम लोग, जल्दी से एक और कर लेते हैं, फिर नया वैरायटी की तरफ जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल के लिए, है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, 37 डिग्रीज एंगल पर ये इंक्लाइन प्लेन है, यहां से प्रोजेक्ट करना है और हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है ग्राउंड के पैरेलल, तो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के पैरेलल थ्रो कर दिए 20 मीटर पर सेकेंड से, है ना। तो वही चीज है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये सब पता करना है। आप एक बार खुद से करके देखिए, फिर सोल्यूशन को देखिएगा। चलिए अच्छा, तो हम सॉल्व कर रहे हैं, 20 मीटर पर सेकेंड इधर की तरफ वेलोसिटी है, तो इसको पहले कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं, इधर और इधर। अच्छा, ये अगर पैरेलल लाइन से है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है और ये कट कर रही है लाइन, ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा, है ना। ये एंगल बराबर, अल्टरनेट एंगल्स बराबर होते हैं ना। 20 का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा 20 cos 37, cos 37 इज 4/5, 20 इंटू 4/5 इज 16, है ना। इसी तरह से इधर की तरफ जो 20 का कंपोनेंट आएगा 20 इंटू साइन 37, मतलब 3/5, 20 इंटू 3/5 इज 12, 12 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। ये x डायरेक्शन, ये y डायरेक्शन, x और y डायरेक्शन की वेलोसिटीज हो गई। इसको यहां से हटा लेते हैं हम, आप नया डायग्राम बनाइएगा। चलिए ये हो गया, इनिशियल वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में तोड़ के लिख दिए। अब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इधर की तरफ होने वाला था वर्टिकल डायरेक्शन में, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 10 है, ये 37 है, तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में जैसे बात की, ये वाला एंगल 37 होगा। 10 का इधर कंपोनेंट आएगा 10 cos 37, मतलब कि 4/5, मतलब कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उस तरह से 10 का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा
वो आएगा sin 37 करके, नहीं 10 sin 37 पिछले क्वेश्चन जैसा। तो sin 37 मतलब 3/5 दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये वेलोसिटी है और x डायरेक्शन की, और ये एक्सेलरेशन है x डायरेक्शन का, y डायरेक्शन की वेलोसिटी, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। अब टाइम ऑफ फ्लाइट पता करने के लिए ये वाली वेलोसिटी और ये वाला एक्सेलरेशन लिखेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2 into u वर्टिकल 12 by g की जगह पे 8, 2u वर्टिकल by g, फॉर्मूला वही है, बस उसमें क्या लिखना है वो चेंज कर दिए। तो ये आ जाएगा दिस, कितना 3 आ रहा है, 3 सेकेंड। उसी तरह से मैक्सिमम हाइट इज, पहले होता था u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g, क्या लिखना है वो बदल गया, u वर्टिकल की जगह ये लिखना है और g की जगह पे ये लिखना है। तो u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू g, ऐसा कुछ है ना। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 एंड 4 3 9, है ना, ऐसा आ जाएगा। 9 मीटर मैक्सिमम हाइट हो गया, इतना सेकंड टाइम ऑफ लाइट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग x निकाल के उसका मैग्नीट्यूड को रेंज लिख देना है। तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ऐसे होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो कितना, x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी ये लिखी हुई 16 मीटर पर सेकंड, तो ये जाएगा 16 इंटू t की जगह पे 3 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की जगह पे पीछे की तरफ 6, अच्छा u भी तो पीछे की तरफ है ना, -16 है, सॉरी, ux इज -16, x वाली वेलोसिटी पीछे की तरफ, इधर प्लस x है ना, -x की तरफ। तो दिस प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, t इज 3। ये जो सारी वैल्यूज है यहाँ पे पुट कर दी, और ये सॉल्व करके जितना आंसर आता है उसका मैग्नीट्यूड को रेंज लिख देंगे। चलिए, अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और एक थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन भी करते हैं जिसमें कि एक इंक्लाइंड प्लेन से थ्रो करे और दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे जाके पार्टिकल गिरे, ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ग्राउंड है और दो इंक्लाइंड प्लेन्स बनाने जा रहा हूं मैं, एक ये हो गया और थोड़ा ऐसे करते हैं, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है और तो यहां से ये एंगल 37 डिग्री है ना, इंक्लाइंड प्लेन हो गया, और एक इंक्लाइंड प्लेन इधर से 53 डिग्रीज के एंगल पर है ना, दो इंक्लाइंड प्लेन्स हैं। यहां से पहले वाले इंक्लाइंड प्लेन से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अभी हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से ये 90 डिग्री इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए। अच्छा, यहाँ इस प्लेन पर कहाँ रखा हुआ है, यहाँ से कितनी दूर पर है, ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया कि यहाँ से कितनी दूर वो पॉइंट था जहां से थ्रो किए, बस इतना कहा है कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थ्रो किए। और क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि जब ये प्रोजेक्टाइल दूसरे वाले इंक्लाइंड प्लेन को हिट करता है तो इस वाले इंक्लाइंड प्लेन पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हिट करता है जाके, मतलब कि ऐसा कुछ, ऐसे जब इस पे हिट करता है तो ये एंगल 90 डिग्री, मतलब जाके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हिट कर रहा होता है। ये क्वेश्चन में दिया है, ये नहीं बताया कि कितने स्पीड से, बस ये बोला कि परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर थ्रो किए थे और इसके परपेंडिकुलर जाके गिरा, इतना बोला है बस, और कुछ नहीं बताया क्वेश्चन। ये एंगल 37 53 दिया हुआ है और इसके बारे में कुछ चीजें पूछा हुआ है। अच्छा, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे इंक्लाइंड प्लेन पे प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले, हाइट निकाले, तो उसका जो फॉर्मूला था वो सब यहाँ यूज नहीं कर सकते, पहले तो हम बता दें, है ना। एक ही प्लेन से थ्रो करते उसी पे जाके गिरता, तब तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो अभी तक हम लोग लिख रहे थे इंक्लाइंड प्लेन पर, है ना, 2u sin थीटा बाई g cos अल्फा, वो लिख सकते थे। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि इससे थ्रो किए इस पे जाके गिर रहा है, यहाँ से थ्रो किए कहीं और जाके दूसरे इंक्लाइंड प्लेन पे जाके गिर रहा है। तो अभी तक जो प्रोजेक्टाइल मोशन में फॉर्मूला हम लोग सब लिख रहे थे वो सब यहाँ नहीं लगा सकते, नए सिरे से सोचना होगा, है ना, एकदम बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। चलिए, अच्छा, तो इसके लिए
क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है एक बार लिख देते हैं, है ना। ऐसा क्वेश्चन का डायग्राम है और इस क्वेश्चन का पहला पार्ट में लिखिए फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। पहला क्वेश्चन ये हो गया, इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, मतलब यहां से कितनी देर के बाद यहां जाके गिरा ये पता करना है। और भी पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, पहले एक एक करके हम लोग सॉल्व करते चला जाए। पहला पार्ट एक बार सॉल्व करके देखिए और फिर उसके बाद ये सोल्यूशन देखिए, तब दूसरे पार्ट की बात करेंगे, ठीक है। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, यहां से थ्रो किए, यहां गिरा, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है। पहले एक्स और वाई डायरेक्शन चूज करने जा रहे हैं। अच्छा ये 37 है, ये 53 है और ये पूरा एंगल 180 होना चाहिए, इसलिए ये एंगल 90 डिग्री है ना। ये कंक्लूड कर रहे हूं, ये एंगल दिया है तो बीच का एंगल हम बता सकते हैं, तो ये बीच का एंगल इसका मतलब 90 डिग्रीज होगा। अच्छा ये 90 डिग्रीज है तो हम ऐसा एज एन ऑब्जर्वर हम चलिए इधर को ही एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, ये जो डायरेक्शन है ये एक्स डायरेक्शन मान लिया और ये डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर है तो इसको हमने वाई डायरेक्शन मान लिया। इधर को एक्स मान लिए, इधर को वाई डायरेक्शन मान लिए, है ना। ऐसा कर सकते हैं। एक्स और वाई मानते समय यही तो देखना होता है कि परपेंडिकुलर होने चाहिए बस। इधर एक्स मान लिए, इधर वाई मान लिए, और अब एक्स वाला मोशन वाई वाला मोशन अलग अलग हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मतलब एक्स के अलोंग, है ना। इसका इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में था। कोई पूछे इसका इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट कितना है, दैट इज 0, है ना। इसका पूरा का पूरा ये वेलोसिटी ही वाई के परपेंडिकुलर है, एक्स डायरेक्शन में है। वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट अगर लिखेंगे तो cos 90 लिखना होगा और cos 90 इज 0, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज 0, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट इज 20 जो लिखा हुआ है। इसी तरह से एक्सेलरेशन का भी x और y कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। हम ऐसा कर रहे हैं, देखिए इस लाइन को ऐसे बना ले। एक्सेलरेशन तो वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, g डाउनवर्ड्स, है ना, मतलब कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। ये 37 है तो ये 53 होगा, तो ये 37 होगा, इसको हटा लेते हैं, ये एंगल 37 होगा। g का इधर की तरफ cos 37 कंपोनेंट आएगा, cos 37 मतलब 4/5, मतलब कि 10 into 4/5 इज 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इधर की तरफ जो आएगा वो sin 37 आएगा, है ना। g के कंपोनेंट्स 10 के कंपोनेंट्स तोड़ रहे हैं, नहीं इधर की तरफ इधर की तरफ, तो इधर की तरफ आएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 into 3/5 दैट इज 6, तो इसको हम यहां से हटा ही लेते हैं फिलहाल। और ये डायग्राम मैंने बना लिया ऐसे, ठीक है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में, ये वाला एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, इधर एक्स माने उल्टे तरफ है, मतलब जब इक्वेशन में यूज करेंगे तो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। इधर की तरफ एक्सेलरेशन है वाई वाला। हमसे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां से यहां जाने में कितना समय लगा। तो देखो होता ये है, जो क्वेश्चन में बातें बताई हुई हैं उससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये कि इनिशियल वेलोसिटी का y की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं, इनिशियल वेलोसिटी केवल x डायरेक्शन में है, और फाइनल वेलोसिटी यहां पहुंचने पर जो वेलोसिटी है वो x के परपेंडिकुलर है, मतलब y डायरेक्शन में, है ना। फाइनल वेलोसिटी का x की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो y डायरेक्शन में है, इसके पैरेलल, x की तरफ कोई कंपोनेंट नहीं है इसका, है ना। तो हमको x वाली इनिशियल वेलोसिटी पता है, इतना है। x वाली फाइनल वेलोसिटी इज 0, क्योंकि इस समय की वेलोसिटी का x में कोई कंपोनेंट ही नहीं, इसका cos 90 0 होगा, तो इसका मतलब कि x वाली वेलोसिटी फाइनली 0 हो गई, इनिशियली 20 थी, x में एक्सेलरेशन भी पता है और हमसे टाइम पूछा है, तो सीधी सी बात है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स डायरेक्शन में यूज कर लिया जाए, है कि नहीं। वही करने जा रहे हैं। Final velocity in x is equal to initial velocity in x u plus acceleration into time v is equal to u plus at, ये इक्वेशन यूज कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। फाइनल वेलोसिटी इन x इज 0, यहां पहुंचने पर इनिशियल वेलोसिटी इन x 20, पूरा पूरा वेलोसिटी x में ही है 20, एक्सेलरेशन इन x पीछे की तरफ 8 -8 into t, तो यहां से t आ गया, इसको इधर ले जाएंगे तो 20/8 आएगा, दैट इज इक्वल टू 5/2,
5/2 सेकेंड्स। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, है ना, पहला क्वेश्चन, और ये रहा उसका आंसर। चलिए इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट में देखो, अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इसको ये हाइट बताना है हमको, कितने हाइट से थ्रो किया गया, मतलब कि ग्राउंड से कितना ऊपर इनिशियली था, ये पता करना है, ये वाली हाइट पता करनी है। क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द इनिशियल हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड द इनिशियल हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल हाइट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब जहां से प्रोजेक्ट किया गया उसका हाइट बताइए। ये नहीं पूछ रहे कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये नहीं पूछ रहे, व्हाट इज द इनिशियल हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब जहां से थ्रो किया गया उसका हाइट, ये वाला हाइट बताने को कहा जा रहा है। चलिए एक बार आप सॉल्व करके देखिए अपने से खुद से, फिर सोल्यूशन को देखिए क्या कर रहे हो, है ना। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। होता यह है कि अगर हमको ये डिस्टेंस, मतलब यहां से कितना आगे से इसको थ्रो किए थे, ये लेंथ अगर हमको क्वेश्चन में दिया होता तो ये बता सकते थे, सीधा सीधा आंसर लिख सकते सीधा। कैसे? ये अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये हाइपोटेन्यूज है, इसका लेंथ अगर दिया होता, ये एंगल पता है तो साइन थीटा लिख देते, ये वाला हाइट पता चल जाता। नहीं तो अगर ये वाला हाइट h है तो h दिस हाइट विल बी इक्वल टू, ये लेंथ अगर l है तो l इंटू साइन 37, नहीं l इंटू साइन 37, तो ये हाइट आंसर आ जाता। लेकिन दिक्कत ये है कि l दिया नहीं है, यहां से कितना दूर से इसको, यहाँ ये पॉइंट का यहां से दूरी क्वेश्चन में नहीं दी है, वो पता कर लेते हैं हम, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे पता कर रहे हैं, यहां से यहां तक का बड़ा आसान है, टाइम पता है ना हमको, है ना, टाइम कितना लगा, और मोशन हो रहा है यहां से यहां तक। वाई वाला मोशन अगर सोचें, भूल जाएं कि आगे जा रहा है एक्स में, सिर्फ वाई, प्योरली वाई अगर दिमाग में रखें तो मोशन कैसा हुआ, यहां से चला और यहां पहुंचा, है ना। जब यहां जाके गिरेगा तो उसका एक्स एक्सिस पे गिर रहा है, एक्स एक्सिस पे गिर रहा है मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो फाइनली वाई कोऑर्डिनेट 0 होना है, मतलब यहां से चलना है और फाइनली वाई कोऑर्डिनेट 0 यहां तक पहुंचना है, ओरिजिन तक, है कि नहीं। अगर सिर्फ वाई वाला मोशन सोचें तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी भी पता है हमको, दैट इज 0, एक्स में थ्रो किए थे, इधर की तरफ कोई कंपोनेंट ही नहीं था, वाई डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी 0, वाई डायरेक्शन का एक्सीलरेशन भी पता है हमको, और टाइम ऑफ फ्लाइट भी पता है, तो यहां से यहां तक वाई में कितनी दूर चला ये पता कर सकते हैं, यही तो एल होगा। कौन सा इक्वेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला इक्वेशन। तो ये देखो यहां पर लिखने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन y इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन y t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट इन y पता करने जा रहे हैं कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, देखो u y लिखा हुआ है, तो दैट इज तो 0, इनिशियल वेलोसिटी तो x डायरेक्शन में थी, दिस इज 0, हाफ एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, देखो प्लस y इधर माने और एक्सेलरेशन y वाला इधर की तरफ है 6, मतलब पीछे की तरफ 6, तो इसको -6 लिखा जाएगा, इनटू टाइम ऑफ लाइट का स्क्वायर, टाइम ऑफ लाइट ये लिखा हुआ है 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख दिए, और ये लिख लेते हैं कितना आता है, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 25/4 और इंटू 3, मतलब माइनस ऑफ 75/4, है कि नहीं। तो ये डिस्प्लेसमेंट आया y डायरेक्शन का, है ना, माइनस का मतलब पीछे की तरफ, y इधर है इधर की तरफ, है ना। अच्छा एनीवे, तो ये जो लेंथ है यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो इसी का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब कि 75/4 ये लेंथ हो गया, और ये लेंथ आपको पता है, ये हाइट बताना है, यहां लिखा हुआ है l इंटू साइन 37 कर दिया जाए तो ये हाइट आंसर आ जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, यहां लिख दे रहे हैं l की जगह पे लिख दिए 75/4 इंटू साइन 37 इज 3/5, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज 1545/4, ये आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अच्छा, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ये हाइट बता दी है ना। अच्छा इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, ये वाला हाइट जहां जाके हिट कर रहा है ना, जहां जाके गिर रहा है दूसरे वाले इंक्लाइन प्लेन पे, उस पॉइंट का हाइट यहां से पता करना है ना। तो लिखा जाए,
इस क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट लिख रहे हैं। लिखिए जरा, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर द प्रोजेक्टाइल हिट्स द सेकेंड इंक्लाइन प्लेन। ये जो प्रोजेक्टाइल है सेकेंड इंक्लाइन प्लेन को जहां हिट कर रहा है उस पॉइंट का हाइट बताना है। मतलब इसको अगर हम लोग h डैश लिख दे रहे हैं, h डैश पता करना है हमें, है ना। और वैसे ही करेंगे जैसे ये वाला पार्ट किए थे, है ना। ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, अगर इसको l डैश लिख दें, l डैश अगर हम पता कर लें, ये चीज यहाँ से यहाँ तक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज का लेंथ हो जाएगा l डैश, और इसका साइन 53 कर देंगे तो ये हाइट आ जाएगा, है ना। साइन 53 मतलब 4/5, तो ये हाइट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहले ये l डैश निकाल ले। इसके लिए देखो ये लेंथ पता करना है x डायरेक्शन में कितना दूर, मतलब x वाला मोशन डिस्कस कर लिया जाए। यहाँ पे इनिशियली जब थ्रो किया जा रहा था तो y एक्सिस पर ही था, ये y एक्सिस है ना, y एक्सिस पर था, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट 0 था, तो x कोऑर्डिनेट 0 मतलब यहाँ से, और फाइनली यहाँ पहुंचना है, तो x वाला मोशन यहाँ से यहाँ तक का मोशन, y वाला भूल जा रहा है, केवल इधर जा रहा है, x में सोचेंगे ना। और x वाला एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सब गिवन है, ये है वेलोसिटी, ये है एक्सेलरेशन, टाइम भी पता है, तो ut + ½ at स्क्वायर करके l डैश का वैल्यू निकाल लेंगे। ये पता चल गया तो साइन 53 कर देंगे, h डैश आ जाएगा। चलिए हम एक बार सॉल्व कर दे रहे हैं इसको। तो हम लिखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट इन x इज इक्वल टू ut + ½ at स्क्वायर। x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन x, ये है, दैट इज 20, टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5/2 + ½ एक्सेलरेशन पीछे की तरफ 8, यहाँ पे -8 इंटू t स्क्वायर 5/2 का स्क्वायर, है ना। तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50, और दिस इज माइनस 8 कैंसिल 25, दैट इज 25, है कि नहीं। ये l डैश जो होगा वो यही तो होगा, डिस्प्लेसमेंट इन x का मैग्नीट्यूड, मतलब ये हो गया 25, इसका साइन 53 कर देंगे तो h डैश आ जाएगा। h डैश इज इक्वल टू l डैश इंटू साइन 53, तो दिस इज इक्वल टू 25 टाइम्स 4/5, दैट इज 20 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अच्छा, तो हम लोग इंक्लाइन प्लेन पे प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चंस कर रहे थे, और बस ये सारी वैरायटी है प्रोजेक्टाइल मोशन में। एक और क्वेश्चन लेकिन हम करना चाहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का, थोड़ा इसका सेंस समझते हैं हम लोग, पहले इसको साफ कर लेते हैं। देखिए चलिए इंक्लाइंड मोशन पे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस हम लोग कर लिए, और प्रोजेक्टाइल वाला पार्ट हम लोग खत्म करने से पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन और देखने चाहते हैं। देखो होता क्या है कि वैसे तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये एक ही प्लेन का मोशन है, एक प्लेन में होता है प्रोजेक्टाइल, है ना। अब जैसे कि जब हम बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ करते हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से थ्रो किए और ये उसका पाथ है, तो ये एक प्लेन है ना, इस प्लेन में ये पूरा मोशन हो रहा है, बोर्ड का प्लेन नहीं। और यही नहीं, कोई कहे कि मान लीजिए कि इधर थ्रो कर रहा है, ऐसे जा रहा है प्रोजेक्टाइल, है ना, तो अगर ऐसे जाके भी गिर रहा है तो ये एक प्लेन ही तो है ना, एक प्लेन है जिसके अंदर ये मोशन हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग x और y डायरेक्शन जब मानेंगे तो हम लोग इधर को x मान सकते हैं, ऐसे थ्रो किए अगर तो इधर को x ऊपर y मान लें, और सारी बातें जो हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे थे वैसी ही है फिर तो, है ना। x वाला मोशन y वाला मोशन डिस्कस कर सकते हैं, एक्स वाई प्लेन हो गया ये वाला जिस प्लेन में मोशन हो रहा है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो एक प्लेन का मोशन होता है ना, एक प्लेनर मोशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन में आप क्वेश्चन में ही बोल दिया जाए कि ऐसे थ्रो तो कर रहे हैं लेकिन इधर x नहीं है, इधर ही x है और ऊपर y है,
मतलब एक्स डायरेक्शन इधर हो गया, वाई डायरेक्शन इधर हो गया, ऐसे थ्रो कर रहे हैं, है ना, एक्स इधर, वाई इधर, जेड इधर है, और ऐसे मोशन हो रहा है। तो आपको अगर कंस्ट्रेंट कर दिया जाए, कंस्ट्रेंट मतलब बंधन, बांध दिया जाए कि इधर ही एक्स लेना है आपको, इधर ही वाई लेना है, इधर ही जेड लेना है, और अब ये मोशन डिस्कस करिए, है ना। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, अब तो ये 3D हो गया ना, फिर तो 3D में दिख रहा होगा, देखो ऐसे जा रहा है, एक्स में भी आगे बढ़ रहा है, वाई में भी उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हो रहा है, जेड में भी आगे जा रहा है, और ऐसे मोशन हो रहा है। तो इसको कैसे डिस्कस किया जाए, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। बहुत मुश्किल नहीं, बड़ा आसान सी बात है, आप जैसे करेंगे सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एक प्रोजेक्टाइल है, उसको 3D में ऐसे थ्रो किया गया, एक्स वाई जेड कुछ ऐसा है, ऐसे थ्रो कर रहा है, और उसके बारे में रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ये सब क्या है, ये सब पता करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखा जाए, है ना। चलिए लिखा जाए। देखो इस क्वेश्चन में हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक्स वाई प्लेन लेने जा रहे हैं। थोड़ा सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन को एक्स वाई प्लेन लेने जा रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन को जेड डायरेक्शन लेने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन लिख दीजिए, लिखिए जरा, देखिए, इफ हॉरिजॉन्टल प्लेन is considered to be xy plane and the vertical direction is taken to be z direction, है ना, and a projectile is thrown with initial velocity, उसका initial velocity कितना है मैं यहां लिख दे रहा हूं, with initial velocity u vector I cap j cap में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। with initial velocity कितना लिया जाए, 4i cap प्लस 3j cap प्लस 20k cap, है ना। इनिशियल वेलोसिटी इज दिस, देन फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, है ना। ये तीन चीजें पता करनी है। फुल स्टॉप करके एक और बात यहां पे लिख दीजिए, फुल स्टॉप करके लिखिए, गिवन दैट, क्वेश्चन में लिख रहे हैं, गिवन दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, यहां लिख रहा हूं मैं, a इज इक्वल टू -10k कैप। अच्छा, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है और ये मीटर पर सेकंड में है ना, ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन, सब SI यूनिट्स में है। ये भी दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन इज दिस मच, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस डायरेक्शन, ऊपर की तरफ प्लस z माने, नीचे की तरफ है इसलिए माइनस, और मैग्नीट्यूड में है 10, और ये इसका इनिशियल वेलोसिटी x में, y में और z में, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट एंड रेंज, है ना। ठीक है, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए जरा, जैसे हम लोग अभी तक करते आए थे, वर्टिकल डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होती थी, उसी से टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट पता करते थे, है ना। तो वर्टिकल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इसमें से कौन सी है वो पहचान लिया जाए। इनिशियल वेलोसिटी के तीनों कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या बताया गया, वर्टिकल वाली वेलोसिटी कितनी दी हुई है ना। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि एक्स वाई प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये जो वेलोसिटी है एक्स वाई प्लेन, आई कैप जे कैप, एक्स और वाई, एक्स वाई वाली जो वेलोसिटी है वो तो हॉरिजॉन्टल प्लेन वाली वेलोसिटी हो गई, जेड डायरेक्शन है ये, है ना। तो ये जो वेलोसिटी है ये जेड वर्टिकल वाली डायरेक्शन वेलोसिटी हो गई नहीं। तो वर्टिकल वाली इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी पता है, इतना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो अब वर्टिकल वाला मोशन जब सोच रहे होंगे तो हॉरिजॉन्टल वाला मोशन अलग करके, अलग कर लिए पहले, है ना, वर्टिकल वाला अलग, हॉरिजॉन्टल वाला अलग। तो वर्टिकल वाला मोशन सोच रहे हैं, सोचिए एक बार, हॉरिजॉन्टल में भूल जाइए कि हॉरिजॉन्टल में आगे जा रहा था, सिर्फ वर्टिकल मोशन सोच रहे हैं। इनिशियली इतने से प्रोजेक्ट किया गया 20 मीटर पर सेकंड से, और एक्सीलरेशन है नीचे की तरफ 10, तो जाने में टाइम कितना लगेगा, u/g होता था 20/10, 2 सेकंड लगेगा जाने में, वापस आने में u/g 20/10, 2 सेकंड लगेगा वापस आने में, टोटल टाइम कितना हुआ 4 सेकंड, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, है कि नहीं। बड़ा आसान होता है ये सब। देखो हम फिर से बोलें क्या कहें, हम हॉरिजॉन्टल वाला मोशन नहीं सोच रहे अभी, सिर्फ वर्टिकल वाला मोशन सोच रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी वगैरह सब भूल गए, सिर्फ वर्टिकल मोशन अगर सोचें तो कितने से चला, 20 से, और एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ 10, u/g जाना u/g आना, 20/10 मतलब 2 सेकंड जाना 2 सेकंड आना, 4 सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4 सेकंड। इसी तरह से हाइट बताना बड़ा आसान है, हाइट बताना कितना ऊपर तक जाएगा, वैसे तो ऐसे जा रहा होगा, लेकिन
अब एक हॉरिजॉन्टल में आगे बढ़ रहा है, भूल के सिर्फ वर्टिकल मोशन सोच रहे हैं, तो वर्टिकल ही मोशन अगर होता सिर्फ, कितने से थ्रो किए थे वर्टिकल डायरेक्शन में, 20 से, तो u वर्टिकल स्क्वायर अपॉन 2g आंसर होने वाला है। तो u वर्टिकल इज 20, तो u वर्टिकल स्क्वायर 20 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है 10 2g, ये आंसर होने वाला है, दिस इज 20। तो ये हो गया उसका मैक्सिमम हाइट, है कि नहीं? कितना आसान है, टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिए, मैक्सिमम हाइट बता दिए। अब बारी है रेंज की, तो रेंज भी बता सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी पता होनी चाहिए, है ना? अब ये सोचो कि ये जो लिखा हुआ है ये तो चलो वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, इनमें से हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली या ये वाली, है कि नहीं? तो एक्चुअली क्वेश्चन में बोला है एक्स वाई प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्स वाई प्लेन दोनों ही हॉरिजॉन्टल है ना, एक्स वाई प्लेन ही पूरा हॉरिजॉन्टल है, तो एक्स वाई प्लेन में वेलोसिटी 4i कैप प्लस 3j कैप है, ये पूरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इसका, है कि नहीं? तो हॉरिजॉन्टल में x में 4 y में 3, अगर सोचो कि x इधर लिए हो y इधर लिए हो, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेना है ना x इधर ले लिए y इधर ले लिए, इधर की तरफ 4 इधर की तरफ 3, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ऐसा आएगा हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी, नहीं इधर की तरफ 4 इधर की तरफ 3, तो रिजल्टेंट होगा 5 मीटर पर सेकंड होगा ना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का नेट वेलोसिटी, है कि नहीं? 4 और 3 का रिजल्टेंट, तो 5 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है x डायरेक्शन में कितनी दूर गया, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो होता नहीं है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर में a तो 0 है, x डायरेक्शन वाला एक्सेलरेशन तो 0 है, तो सीधा सीधा u इंटू टी मतलब 5 इंटू टाइम 4 20 आ जाएगा आंसर, है ना? या जैसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2u हॉरिजॉन्टल u वर्टिकल बाई g, ऐसे लिखते थे ना रेंज के लिए, 2 टाइम्स हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेंज 2 टाइम्स u हॉरिजॉन्टल इनटू u वर्टिकल बाई g, तो वैसे भी लिख सकते हैं, सेम वही चीज है, तो रेंज आ जाएगा 2 टाइम्स u हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड 5 है, u वर्टिकल ये है u वर्टिकल बाय g इज 10, तो दिस इज इक्वल टू 20, है ना? ऐसे भी बोल सकते हैं, या ऐसे इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से सोच सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो x में है नहीं, इसलिए s इक्वल टू ut हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो u x डायरेक्शन में कितना है, दैट इज 5, और टाइम है 4, 5 इंटू 4 20 आएगा आंसर, जैसे चाहे लिख, बड़ा आसान होता है ना ये सब ऐसे लिखना, है ना? इसी क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स और ऐड करने जा रहे हैं, है ना? थोड़ा इसको देखा जाए, कुछ पार्ट्स और ऐड करते हैं, देखिए इस क्वेश्चन में अगर कोई कहे कि 3D में थ्रो किए थे ना, मान लीजिए इधर x है इधर y है ऊपर z है, ऐसे जा रहा है प्रोजेक्टाइल, तो ऐसे जब जा रहा होगा तो जहां जाके गिरेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x y z सब कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है, तो जहां जाके गिरा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बता सकते हैं आप। एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं, चलिए इसी क्वेश्चन में अगला पार्ट लिख रहे हैं, लिखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल लैंड्स, जहां जाके लैंड कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, है ना? चलिए हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में मोशन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही जाके गिरने वाला है, नहीं ऐसे तो 3D में मोशन हो रहा था, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल प्लेन ग्राउंड है तो वहीं जाके गिर रहा है, तो जहां जाके गिरेगा ऑब्वियसली अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही जाके गिर रहा है तो उसका z कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, xy प्लेन इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, जब जहां जाके गिर जाएगा वहां का z कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही तो गिरेगा जाके, इसलिए z कोऑर्डिनेट तो 0 होने वाला है पक्का। अब बचा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना? x और y कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या होगा, x डायरेक्शन में उसकी कितनी वेलोसिटी दी हुई है, यहां लिखे हो ना 4 मीटर पर सेकेंड, x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी, अच्छा ये चेंज तो नहीं करेगी ना, x डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, y डायरेक्शन में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, केवल z डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना, वर्टिकल डायरेक्शन इज z डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन भी xy प्लेन हॉरिजॉन्टल, तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन में कितना आगे निकल गया इतने टाइम में ये बता सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, एक्सेलरेशन तो है नहीं x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी 4 है, टाइम है 4, वेलोसिटी इनटू टाइम 16 मीटर आगे निकल गया होगा x डायरेक्शन इतनी देर में, y में कितना आगे निकल गया होगा, तो y वाली वेलोसिटी है 3 जो कि कांस्टेंट है,
एक्सेलरेशन है नहीं वाई डायरेक्शन में, और टाइम है 4, तो वाई में 3 इंटू 4 12 मीटर आगे निकल गया हूं। तो एक्स में कहां पहुंच गया 16 पे, वाई में कहां पहुंच गया 12 पे, और जेड कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, तो आंसर हो गया। चलिए हम आंसर लिख दे रहे हैं इस वाले पार्ट का आंसर। कोऑर्डिनेट्स लिखना था x में 16, y में 12, z में 0, है कि नहीं, सिंपल ऐसे लिख दिए। एक और कर लेते हैं लास्ट, इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। इसमें लिखा जाए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। उसका जो ट्रेजेक्ट्री है, जो पाथ है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है ना। एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स लिखने जा रहे हैं। चलिए अच्छा, पहले तो ये पता किया जाए कि अपने ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पर वो कितनी देर के बाद पहुंचा होगा। उसका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता है 4 सेकेंड, है ना। 4 सेकेंड का पूरा मोशन था, तो यहां से ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगा होगा 2 सेकेंड, फिर वहां से लौटने में 2, तब ना टोटल टाइम 4 सेकेंड हुआ। तो यहां से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में 2 सेकेंड लगने वाले हैं। अब इस 2 सेकेंड में x में कितना आगे निकल गया, y में कितना आगे निकल गया, z में कितना आगे निकल गया, वो सब पता करना है। कोऑर्डिनेट हो जाएगा ना उसका, कहां पहुंचा। 2 सेकेंड में x में कितना आगे निकल गया, x वाली वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है। 4 इंटू 2 8 मीटर हो जाएगा, तो x में पहुंच गया होगा 8 पे। y वाली वेलोसिटी है 3, जो कि कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन केवल z में है, तो y वाली वेलोसिटी इंटू टाइम 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। और z में कहां पहुंचा, z में कहां पहुंचा, z वाली वेलोसिटी इंटू टाइम कर दें 20 इंटू 2, नहीं, z में तो एक्सेलरेशन भी है ना यार, सीधा वेलोसिटी इंटू टाइम नहीं लिखेंगे। तो z वाले एक्चुअली हम लोग हाइट निकाल के रखे हैं पहले से, ये देखो ये लिखा हुआ है मैक्सिमम हाइट इज 20 मीटर ना, तो z में मैक्सिमम हाइट 20 मीटर तक ही जा रहा है, वहीं का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो z इज इक्वल टू 20। तो ये आंसर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे आज प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा फिनिश कर रहे हैं, है ना, सारी बातें हो चुकी हैं। और इसके बाद जो टॉपिक है वो रिलेटिव मोशन वाला टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे फिनिश कर रहे हैं।